हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में किसी अपरिमेय संख्या को बीजगणितीय विधि से कैसे सिद्ध करते हैं इस बात को सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस अपरिमेय संख्या को हमें बीजगणितीय विधि से किस तरह से हल करना है, इस बात को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या को किसी भिन्न के बराबर हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये कि अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है और हम यदि इसको P/Q यानी किसी भिन्न के बराबर लिखें तो ये मुमकिन नहीं हो सकता है। अब इसके बावजूद अगर √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इसको ज़बरदस्ती अपनी इच्छा से, अपनी कल्पना से अगर हम एक भिन्न के बराबर लिखें यानी P/Q के बराबर अगर हम √5 को ज़बरदस्ती अपनी इच्छा से, अपनी कल्पना से लिखें तो इन दोनों टर्म को हल करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बताते चलते हैं कि ये जो भिन्न P/Q है, इस भिन्न में P और Q दोनों ही कोप्राइम नंबर्स हैं। मतलब ये कि P के फैक्टर और Q के फैक्टर दोनों ही के फैक्टर में 1 ही मैच करेगा। इसके अतिरिक्त कोई और फैक्टर नहीं होगा दोनों में जो मैच करता होगा। मतलब ये कि अगर हम P का फैक्टर निकालेंगे तो ये P/1 होगा और यदि हम Q का फैक्टर निकालेंगे तो ये Q/1 होगा। अब यहाँ पर हम P के फैक्टर और Q के फैक्टर को जब हम गौर से देख पा रहे हैं तो हम देखते हैं कि दोनों के फैक्टर में सिर्फ 1 ही ऐसा डिजिट है जो मैच करता है। अब हम इन दोनों टर्मों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट हमें मिलता है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये √5 है और ये P/Q के इक्वल है। इसे सॉल्व करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रूट है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको √5 पे स्क्वायर लगाना होगा जिससे कि रूट हट जाए। अगर हमने इधर इस साइड में स्क्वायर लगाया है तो इस साइड में भी हमको स्क्वायर लगाना होगा। अब ये हो जाएगा √25 और इस साइड हो जाएगा आपका P/Q²। √5 का स्क्वायर करेंगे, √5 का रूट निकालेंगे, √25 का रूट निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी +-5 = P²/Q²। यहाँ पर सिर्फ हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही लेकर सॉल्व करेंगे। मतलब ये कि +5 = P²/Q²। अब चूँकि ये P²/Q² है और ये 5 है, इसके नीचे हम 1 सपोज कर सकते हैं। अब इन टर्म को सॉल्व करेंगे तो 5 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 5Q² आएगा और P² को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P² आएगा। अब Q² को हम P²/5 के इक्वल लिख सकते हैं और जैसे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को मतलब Q² = P²/5 को समझने से पहले हमें एक प्रमेय को समझना होगा। प्रमेय में हमने सीखा है कि यदि दो नंबर m और n दिया गया हो जिसमें n ≠ = 0 है। अब यदि m और n में हम एक संबंध इस तरह से पता करें कि अगर m के स्क्वायर को an डिवाइड कर दे
तो हमने देखा है कि m को भी n डिवाइड कर देगा। मतलब ये कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर देता है तो उस नंबर से स्क्वायर हटा देने के बाद उस नंबर को सिर्फ अकेला लिखें और फिर हमने पहले ही नंबर से उसको डिवाइड करें तो वो नंबर डिवाइड हो जाता है। ये हमारी एक प्रमेय है। अब इस प्रमेय को हम आंकिक रूप से समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 6 और हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब हम 6 के स्क्वायर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब 6 के स्क्वायर को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमने देखा कि एक कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। अब अगर इस 6 से स्क्वायर को हटा दें, सिर्फ 6 को अकेला लिखें और इसको पुनः 2 से ही डिवाइड करें तो हमने देखा कि ये भी फ्रैक्शन कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं, मतलब कि ये इस प्रमेय से पता चलता है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और अगर वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उस नंबर से स्क्वायर हटा देने के बाद, मतलब उस नंबर को सिर्फ अकेले लिखें, उस नंबर पे स्क्वायर ना लगाएं और फिर पुनः उसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो फ्रैक्शन कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब इस केस को, इस प्रमेय को हम इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम क्या पाते हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि p²/5 इज इक्वल टू q²। मतलब p² को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो इसका आंसर q² आया। मतलब यहाँ पर यह है कि p² को 5 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। अब प्रमेय के अकॉर्डिंग हम आपसे ये कह सकते हैं कि अगर p² को 5 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब ये है कि ये p को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमें एक केस को और समझना होगा। हमने ये भी पढ़ा है कि यदि कोई नंबर को जब किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, मतलब ये कि सपोज यहाँ पर एक नंबर 6 है और इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 2 × 2 and 2 × 3 = 6, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। मतलब ये कि यहाँ पर 6 जो है 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। अब इसका मतलब ये है कि जब हम 6 का फैक्टर करेंगे तो इसके अंदर 2 जरूर आएगा। कैसे? देखिए 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 3 × 1। अब हम 6 के इस फैक्टर में देख पा रहे हैं कि ये वाला 2 यहाँ पर शामिल है। सिमिलरली इस बात को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 15 और इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो हम देखते हैं कि ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ये फ्रैक्शन कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 5 × 1 = 5 and 5 × 3 = 15। अब यहाँ पर ये है, इस फ्रैक्शन में हम आपसे कहना चाहते हैं कि 15 को 5 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। मतलब ये कि जब हम 15 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 15 के फैक्टर में 5 जरूर आएगा। कैसे? अब 15 का हम फैक्टर निकालते हैं तो 15 का फैक्टर क्या होगा, 5 × 3 × 1। अब 15 के फैक्टर में ये वाला 5 यहाँ पर शामिल है। कहना हम ये चाहते हैं आपसे कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो उस नंबर के फैक्टर में डिवाइड करने वाला नंबर जरूर शामिल होगा। अब यदि हमारे पास एक नंबर है x और हम आपसे कहते हैं कि इस x को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। जब x को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब ये है कि x के फैक्टर में 2 जरूर शामिल होगा। कैसे? जब हम x का फैक्टर करेंगे तो इस फैक्टर में हम क्या देखते हैं कि x का फैक्टर हम कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, ये एक अक्षर है, ये एक चर राशि है, हम इसका फैक्टर जानते ही नहीं हैं। लेकिन
हम जानते हैं कि x को 2 डिवाइड कर दे रहा है, मतलब ये कि x के फैक्टर में 2 जरूर शामिल है। यहाँ पर हम x का फैक्टर तो नहीं जान पा रहे हैं क्या होगा, लेकिन हम इतना जान पा रहे हैं कि इस x के फैक्टर में ये वाला 2 जरूर शामिल होगा, मतलब ये कि इसके फैक्टर में 2 जरूर शामिल है, यानी कि 2 इंटू, अब आगे क्या होगा वो हम नहीं जानते। अब इस केस को हम थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ पर 6 का फैक्टर कितना है, 6 का फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ पर 15 का फैक्टर कितना है 5 इंटू 3 इंटू 1। और यहाँ पर इसका फैक्टर कितना है 2 इंटू अननोन फैक्टर्स। मतलब ये कि अगर हम 3 इंटू 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 के इक्वल आ जाता है। इस केस में अगर हम 3 इंटू 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 15 के इक्वल आ जाता है। लेकिन इस केस में हम कितने मल्टीपल से, कितने गुणनखंड से हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें जो इसके बराबर आ जाए। मतलब ये कि हम किस फैक्टर से, मतलब ये कि हम किस नंबर से, किस मल्टीपल से हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें जो हमें वैल्यू x के बराबर मिल जाए। तो हमें नहीं पता है यहाँ पर कि हमें कौन सी वैल्यू रखना है जिसको जब हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा आंसर x के बराबर आ जाए। तो जब हमें वैल्यू नहीं पता है तो उस वैल्यू को हम c के बराबर मान लेते हैं। मतलब ये कि जब हम c को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो s के बराबर आ जाएगा, मतलब s का फैक्टर हमारा क्या होगा 2c होगा। अब इस केस को यानी कि x इज इक्वल टू 2c को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसी केस से हम इस फ्रैक्शन को समझते हैं। मतलब ये कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि p को 5 डिवाइड कर देता है। अब इसका मतलब ये है कि जब हम p का फैक्टर निकालेंगे ना तो उसके फैक्टर में हमें जान पाएंगे कि ये वाला 5 जरूर शामिल होगा। तो जब हम p का फैक्टर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक अननोन नंबर है, ये एक वेरिएबल है, ये एक चर राशि है, हमें नहीं पता कि इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं। लेकिन हम इतना तो जरूर जानते हैं कि इसके फैक्टर में 5 जरूर होगा, मतलब ये कि इसके फैक्टर में 5 जरूर है। अब आगे के क्या फैक्टर होंगे वो हमको नहीं पता, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, एक चर राशि, ये एक अक्षर है। अब हम क्या करते हैं कि किस मल्टीपल से हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें जो p के बराबर हो जाए। तो हमें नहीं पता है कि अब हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर कौन सा मल्टीपल होगा, कौन सा फैक्टर होगा, कौन सा नंबर होगा जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये p के बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पर वो नंबर होगा c, यानी कि यहाँ पर 5 के आगे का जो फैक्टर होगा वो मान लेते हैं c। मतलब c को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा p आएगा, यानी p जो होगा वो 5c के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि p का फैक्टर कितना है 5c है। अब p के इस फैक्टर को यानी कि p के इस वैल्यू को यानी कि 5c को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं। और रखने के बाद में हम क्या देखते हैं, आइए जरा देखें। इक्वेशन 1 से यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। p की वैल्यू क्या है 5c है, मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर हमने p के जगह पे 5c रखा है क्योंकि p का फैक्टर 5c आ रहा है। यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, बाकी सेम कर दिया। q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 5, 5 5 25, मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब c स्क्वायर की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या पाएंगे, c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम q स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर c स्क्वायर आएगा। और इसकी मीनिंग ये भी है कि q स्क्वायर को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो एक कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अगर हम चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। ये केस यानी कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों एक ही फॉर्म के हैं लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। अब हम चूँकि प्रमेय में जान चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं कि अगर
क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर देता है तो क्यू को भी 5 डिवाइड कर देगा। इस बात को हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि क्यू को 5 डिवाइड कर देता है, मतलब ये कि जब क्यू को 5 डिवाइड कर दे रहा है तब जब हम क्यू का फैक्टर निकालेंगे ना तो उस क्यू के फैक्टर में ये वाला 5 जरूर शामिल होगा। तो आइए क्यू का फैक्टर निकालते हैं, क्या होगा। तो क्यू का फैक्टर क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू, मतलब ये कि क्यू का फैक्टर तो हम जानते ही नहीं है क्योंकि एक अक्षर है, एक वेरिएबल है, एक चर राशि है, एक अननोन नंबर है। मतलब ये कि हम क्यू का फैक्टर नहीं जानते कि कैसे निकाला जाएगा, लेकिन हम इतना तो जरूर जानते हैं ना कि क्यू के इस फैक्टर में ये वाला 5 जरूर शामिल होगा। मतलब ये कि जब क्यू का फैक्टर निकालेंगे तो 5 इंटू आगे कुछ होगा। अब आपको हम याद दिला दें कि आगे के फैक्टर हमको नहीं पता है, मतलब ये कि आगे के किस मल्टीप्लाई से, यानी कि किस मल्टीपल से, किस नंबर से, किस डिजिट से हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्यू के इक्वल आ जाए, तो आपको नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि वो मल्टीपल हमारा क्या है, सी है, यानी कि सी को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्यू के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये कि क्यू इज इक्वल टू 5c। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्यू का जब फैक्टर निकाले तो ये 5c के इक्वल आ रहा है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि p इज इक्वल टू 5c। मतलब ये कि क्यू का भी फैक्टर 5c है और p का भी फैक्टर 5c है। अब हम इन दोनों फैक्टरों को किस तरह से अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। चूँकि p और q दोनों फ्रैक्शन हैं, अब हम भी p और q को एक फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। मतलब ये कि p अपान q। अब p अपान q जब एक फ्रैक्शन हो गया, मतलब p की वैल्यू, p को और q को जब हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, तब अब हम इनके फैक्टर को भी लिखेंगे। तो p इज इक्वल टू 5c था एंड q इज इक्वल टू भी 5c था। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, जिसके आधार पर हमें डिसाइड करना है कि √5 एक अपर में संख्या है। अब p अपान q मतलब p के फैक्टर और q के फैक्टर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 भी है और यहाँ पर भी 5 है, मतलब 5 की मैचिंग हो रही है। और पहले हमने क्या देखा था कि p के फैक्टर और q के फैक्टर दोनों में सिर्फ 1 की मैचिंग थी। इसका मतलब क्या है, इस केस के अकॉर्डिंग, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये एक को प्राइम नंबर नहीं माना जा रहा है। और इस केस के अकॉर्डिंग, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो इसका फैक्टर आया है, इसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि p और q दोनों को प्राइम नंबर है। मतलब ये कि इसके फैक्टर में, p के फैक्टर और q के फैक्टर में यहाँ पर 1 की मैचिंग है और यहाँ पर p के फैक्टर और q के फैक्टर में 5 की मैचिंग है। इसका मतलब ये कि हमारा रिजल्ट डिफरेंट आ गया है। या तो ये रिजल्ट इसको गलत साबित कर रहा है और या फिर ये रिजल्ट इसको गलत साबित कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि √5 को हमने जब ज़बरदस्ती अपनी इच्छा से, अपनी कल्पना से इसको किसी भिन्न के बराबर माना था ना, तो हमारा मानना, हमारा ज़बरदस्ती करना, हमारा दबाव डालना, हमारा किसी अपर में संख्या को भिन्न के बराबर मानना एक गलती थी। मतलब ये कि हमारी कल्पना गलत थी। अतः हम कह सकते हैं इन रिजल्टों के अनुसार कि √5 एक अपर में संख्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।